वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं रंगन। दोस्तों, आज की मूवी शुरू में आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगी, लेकिन जैसे आप इसकी एंडिंग देखोगे ना, देखते रह जाओगे, क्योंकि ऐसा ट्विस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें प्राचीन समय के बारे में बताया जाता है कि आज से कई सदियों पहले एक राजा हुआ करता था। उसके दो बेटे थे। एक बेटा बड़ा ही बहादुर था, जो हमेशा अपने पिता के साथ युद्ध में जाता, दुश्मनों का मुकाबला करता। लेकिन दूसरा बेटा थिरायन सिर्फ अय्याशियों में ही मग्न रहता था। महल में लड़कियों के साथ सारा का सारा दिन गुजारा करता था, बस यही उसका शौक था। एक बार की बात है, राज्य पर हमला हो गया। राजा और उनका बेटा दुश्मनों का मुकाबला करने गए, लेकिन थिरायन डर के मारे महल से भाग गया। लेकिन इस युद्ध में राजा और उसके बेटे की मौत हो गई। लेकिन थिरायन राज्य से दूर जा चुका था। जंगल भागते ही वो बुरी तरह से घायल हो गया। तब जंगल में रहने वाले एक स्वामी ने उसको देखा और उसकी मदद की। थिरायन के पास अब कुछ भी बचा नहीं था, ना परिवार और ना ही रहने के लिए घर, क्योंकि उसके महल पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका था। इसीलिए थिरायन ने फैसला किया कि अब से वो स्वामी का ही शिष्य बनकर हमेशा उसके साथ रहेगा। स्वामी ने भी उसे अपना शिष्य बना लिया और अपनी विद्या उसे सिखाई। पर एक दिन जब स्वामी तपस्या कर रहे थे, तभी एक सांप उनकी तरफ बढ़ने लगा। स्वामी तो विद्या में मग्न थे, तो वो सांप को नहीं देख पाते। इसीलिए थिरायन ने स्वामी को बचाने के लिए उस सांप को पकड़ लिया, लेकिन इससे उस सांप ने थिरायन को ही काट लिया। वो सांप बहुत ही जहरीला था, जिससे थिरायन की जान कुछ ही सेकंड्स में चली जाती है। तब स्वामी ने अपनी तपस्या तोड़ी और जड़ी बूटी की मदद से एक औषधि तैयार की, जिसे पीने के बाद ही थिरायन की जान बच गई। लेकिन स्वामी थिरायन की इस हिम्मत को देखकर बड़े खुश हुए कि इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तो उन्होंने थिरायन से कहा, आज जो तुमने हिम्मत दिखाई, उसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन थिरायन यहाँ पर क्या मांगता है वो हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि यही तो मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगले सीन में हम नीला और सारावनम नाम के कपल को देखते हैं, जिन दोनों के माता पिता का देहांत हो चुका है, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि अभी दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो शादी करने के बाद बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाए। सारावनम ने करीब 6 लाख रुपए जमा किए होते हैं और 4 लाख का वो बंदोबस्त करना चाहता है, ताकि 10 लाख हो जाए। तो इसके बाद वो सोचता है कि 10 लाख से एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूंगा, जिसे फिर हम दोनों मिलकर चलाएंगे। दूसरी तरफ हम जंगल में बने एक बड़े डरावने घर को देखते हैं। उस घर के अंदर एक बुढ़िया को किसी ने चेन से बांध के रखा होता है। बुढ़िया की हालत दिखने में काफी खराब लगती है, पर ये बुढ़िया है कौन और इसे किसने अपना बंदी बना के रखा हुआ है, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरी ओर नीला जब रात को अपने घर की ओर जा रही होती है, तभी कुछ बाइकर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो नीला के गले में लगी हुई चेन को छीन कर वहाँ से तुरंत भागते हैं। बेचारी नीला बस उन्हें जाते हुए देखते रह जाती है। अब सारावनम को जब इसके बारे में पता चलता है, तो वो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुमने किसी को मदद के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई, ऐसे थोड़ी ना चोरों को जाने दिया जाता है। अभी चलो हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। नीला कहती है कि देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। कहीं पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाई और बाद में चोरों को पता चल गया कि हमने उनकी शिकायत की, तो वो तो हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। रहने दो, और देखो मुझे सिर्फ भगवान पर भरोसा है, वो मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। अगले दिन नीला एक कॉफी शॉप पर बैठी होती है, तभी उससे मिलने वहाँ पर एक आदमी आता है। दरअसल नीला ने जॉब के लिए एक प्रोफाइल बनाई है। उसी प्रोफाइल को पढ़कर ये आदमी नीला से मिलने के लिए आया है। वो नीला से कहता है कि देखो, तुम्हें पता है ना काम क्या है। मेरी माँ है जो जंगल में बने घर में रहती है, और काम के सिलसिले में मैं उनसे मिलने नहीं जा पाता, इसलिए मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो करीब 6 महीने के लिए मेरी माँ का ख्याल रख पाए। मैं इसके लिए हर महीने 70,000 देने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी प्रोफाइल बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। बस मेरी माँ को दवाइयाँ टाइम पर देना है और उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। अब ये सुनकर नीला बड़ी खुश हो जाती है कि 6 महीने में 70,000 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, तो आराम से 4 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा, जिससे सारावनम अपना बिजनेस अच्छे से शुरू कर सकता है। अब नीला तो ये नौकरी करने के लिए बड़ी बेताब होती है, लेकिन सारावनम को जब इसके बारे में पता चलता है, तो वो साफ मना कर देता है कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। न जाने कहाँ जाकर तुम्हें उस बुढ़िया का ख्याल रखना होगा। और तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि कोई बस केयरटेकर की नौकरी के लिए 70,000 क्यों दे रहा है? मुझे तो कोई स्कैम लगता है ये, इसलिए मत करो ये काम। लेकिन नीला जिद पर अड़ी होती है कि देखो, मुझे ये काम करना ही है, बस कुछ भी हो जाए, मैं भी जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ। इस चीज को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन आखिर में सारावनम नीला की जिद के आगे हार मानकर उसकी बात मान लेता है। लेकिन अभी नौकरी पर जाने के लिए 1 हफ्ता बाकी है, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ये 1 हफ्ता खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमारी मुलाकात 6 महीने के बाद ही होगी। इसीलिए दोनों मिलकर ये हफ्ता बड़े अच्छे से एक साथ एंजॉय करते हैं। अब दोस्तों, ऐसी एक रात नीला मूवी देख रही होती है, जिसमें एक मैजिक ट्रिक बताई जाती है। इसीलिए नीला सारावनम से कहती है कि आखिर ये लोग इतनी अच्छी मैजिक ट्रिक कैसे परफॉर्म कर लेते हैं। किसी को अगर ये ट्रिक पता भी हो ना, तब भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। तब सारावनम कहता है कि देखो, मैजिक ट्रिक
को अच्छे से करने के लिए मैजिशियन के पास सामने वाले बंदे के माइंड पर कंट्रोल हासिल करने की कला होनी चाहिए। मैजिशियन तो ऐसी बातों में सामने वाले को घुमा देता है कि जो मैजिशियन दिखाना चाहता है ना, वही चीज बंदा देखता है। तो मैजिक ट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंड कंट्रोल करना। ये बातें सुनकर नीला भी हैरान हो जाती है कि बड़ी अच्छी बात है, बहुत कम लोगों को ऐसी कला आती होगी। देखते ही देखते दोस्तों एक हफ्ता बीत जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए सारावनम नीला को बस स्टॉप पर छोड़ने आता है। वो सब कुछ उसे समझा रहा होता है कि देखो, अपने फोन में हमेशा चार्ज रखना, जैसे पहुंचोगी वैसे ही फोन करके बता देना, और हाँ, डेली मुझसे बात करके अपने हालचाल बताते रहना। नीला कहती है, अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, 6 महीने की तो बात है, मैं आ जाऊंगी उसके बाद। और इसके बाद नीला बस में सवार होकर उस गांव के लिए निकल जाती है जहां बुढ़िया का उसको ख्याल रखना था। दोस्तों वहीं पर कई लोगों से पूछने और काफी देर तक ढूंढने के बाद तब जाकर उसे वो घर मिलता है, जो कि पूरी तरह से जंगल के बीच में है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वो घर नहीं है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले एक बुढ़िया को चेन से बांध कर रखा गया था। ये दूसरा घर है। यहाँ पर साक्षी नाम की महिला रहती है, जिसका नीला को 6 महीने तक ख्याल रखना है। साक्षी से मिलकर नीला को काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि साक्षी उसके माँ की उम्र की थी और काफी अच्छे मिजाज की भी। नीला को वो एक केयरटेकर की तरह नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह उससे बातें करती है और कहती है कि बेटी, बेफिक्र तुम यहाँ पर रह सकती हो, किसी भी चीज की परेशानी हो तो मुझे बता देना। नीला यहाँ पर आकर खुश तो बड़ी ज्यादा होती है, लेकिन एक चीज होती है जिससे उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। वो सारावनम को वॉइस मैसेज भेजकर सारी बात बता देती है कि मैं ठीक से पहुंच गई, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर, तुम टेंशन मत लो, जैसे ही नेटवर्क आ जाएगा तो मेरे मोबाइल से ये मैसेज तुम्हें पहुंच जाएगा, उसके बाद मैं कॉल करके तुमसे बात भी कर लूंगी। अब ऐसे घर में रहते हुए नीला के दिन गुजर रहे होते हैं। वो डेली थोड़ा बहुत खुद का मेकअप कर लिया करती है, लेकिन उसके पास एक छोटा सा आईना होता है जिसमें उसकी शक्ल साफ दिखाई नहीं देती। इसलिए वो साक्षी से पूछती है कि घर में कोई बड़ा आईना है क्या? मैंने पूरा घर देख लिया लेकिन मुझे कहीं भी आईना नहीं मिला। जिस पर साक्षी कहती है कि नहीं, हमारे परिवार के रिवाज के हिसाब से हम घर में आईना वगैरह नहीं रखते, ये अपशगुन माना जाता है। ये सुनकर नीला तो हैरान होती है कि आईना अपशगुन कैसे, लेकिन वो यहाँ सिर्फ साक्षी का ख्याल रखने के लिए आई थी, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। फिर वो साक्षी का अच्छे से ख्याल रखने में लग जाती है, उसकी हर एक जरूरत को पूरा करती है, उसके साथ खेल भी खेला करती ताकि साक्षी को अकेलापन महसूस ना हो। ऐसे ही दोस्तों एक दिन अचानक से साक्षी की तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर नीला काफी ज्यादा डर भी जाती, क्योंकि जंगल के बीच में कोई बीमार हो जाए तो डर तो होता ही है। तो वो जल्दी से उसको दवा खिलाती है ताकि तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए। और ये क्या दोस्तों, दवा की मदद से साक्षी की हालत में सुधार भी आ जाता है। तब नीला की जान में जान आती है। लेकिन अभी साक्षी के बीमार होने पर उसके जो इमोशंस बाहर आए थे वो इस तरह से थे कि मानो साक्षी ही उसकी माँ हो। मतलब वो काफी घुल मिल गई थी साक्षी से। इस चीज को देखकर साक्षी को भी काफी अच्छा लगता है कि मुझे एक केयरटेकर नहीं बल्कि एक बेटी मिली है। अब अगले सीन में नीला बस मोबाइल को देखे जा रही होती है कि कब सारावनम का मैसेज या कॉल आए मुझे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कभी कभार यहाँ पर नेटवर्क आ जाता है। इस चीज से साक्षी समझ जाती है कि कोई तो ऐसा है नीला की जिंदगी में जिससे वो बात करने को बड़ी बेताब है। तो वो नीला से उस खुश नसीब इंसान के बारे में पूछती है कि कौन है वो जिससे तुम बड़ी बेताब हो बात करने के लिए, जिसे तुम पसंद करती हो। तो नीला साक्षी को सारावनम के बारे में बताने लगती है कि कैसे हमारी पहली मुलाकात हुई वगैरह वगैरह। इससे उन दोनों का टाइम बहुत ही अच्छे से गुजर जाता है। अब रात को दोस्तों जब नीला सो रही होती है तभी वहाँ पर बड़ी अजीब तरह से चलते हुए साक्षी उसके पास आती है और बहुत ही डरावने तरीके से उसके बाल को खाने लगती है। इस चीज से नीला की आंख खुल जाती है। वो साक्षी को ऐसा करते देखकर बिल्कुल डर जाती है बहुत ज्यादा कि ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या। तभी नीला अपने सपने से बाहर आती, यानी कि वो सपना देख रही थी, और जब उसकी आंख खुलती है तो साक्षी उसे अपने बेड पर सोई भी दिखाई देती है। नीला को भी समझ नहीं आता कि मुझे इतना डरावना सपना कैसे आ गया, लेकिन खैर छोड़ो, वैसे भी कुछ दिन बचे हैं, फिर मैं यहाँ से चले जाऊंगी, उसके बाद यहाँ क्या होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये बातें दोस्तों वो अपने दिमाग में सोचती है। अगले दिन जब नीला टेबल पर अपना मोबाइल रखकर नाश्ता बनाने जाती है तभी अचानक से टेबल को कोई धक्का मारकर टेबल पर रखा हुआ मोबाइल और गर्म कॉफी दोनों गिरा देता है, और मोबाइल कॉफी पर गिरने से उसकी डिस्प्ले खराब हो जाती है। नीला फिर परेशान कि वो और मुसीबत हो गई, बताओ अब मैं क्या करूंगी। नेटवर्क ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन फिर भी दोस्तों दिन में एक बार सारावनम को मैसेज तो चला ही जाता था। अब वो भी नहीं जा पाएगा क्योंकि फोन तो लगभग खराब हो ही गया। उसको टेंशन में देखकर साक्षी उससे कहती है, देखो
ड्रॉर में वो बटन वाला फोन रखा हुआ है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो। ज्यादा मत सोचो, कर लो। मैं किसी को बुला लूंगी जो तुम्हारा फोन ठीक कर देगा। नीला को दोस्तों अब धीरे धीरे करते हुए घर में कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगती है। कुछ तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इसके बाद घर पर मोबाइल रिपेयर करने वाला आता है, जो कि कुछ ही मिनट्स में घर पहुंच भी जाता है, जबकि घर तो जंगलों के बीच में मौजूद है। सोचने वाली बात है ना। और यहाँ पहुंचने में काफी घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी आ गया। तो नीला उस पर इतना ध्यान नहीं देती फिलहाल, और जल्दी से जल्दी उसको मोबाइल ठीक करने के लिए कहती है। वो बंदा कहता है कि डिस्प्ले गई इसकी, मैं मोबाइल लेकर जाता हूँ, ठीक होने के बाद वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो निकल जाता है। अगले सीन में हम नीला को साक्षी के पैर दबाते हुए देखते हैं। वो कहती है कि आसपास कोई पार्लर है क्या? मेरे हाथ बड़े अजीब और बूढ़े जैसे होते जा रहे हैं, तो सोचा एक बार पार्लर से हो आऊं, लेकिन साक्षी साफ मना कर देती है कि पार्लर तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तब नीला साक्षी को ये भी बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन बताते बताते वो इस चीज से खुद भी हैरान होती है कि जब मैं और सारावनम करीब आए ही नहीं, ना ही कोई फिजिकल रिलेशन हुआ, तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई? लेकिन अभी जो हो चुका है दोस्तों, उससे वो एक्सेप्ट कर लेती है, और ये खुशखबरी वो सारावनम को बताने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होती है। तो वो जब साक्षी के पैर दबा रही होती है, तो इसी बीच सारावनम को ही याद करती है, जिससे होता ये कि कभी कभी तो उसे साक्षी के अंदर सारावनम ही दिखाई देता है, और नीला को ऐसा लगता है कि सारावनम उसके सामने ही बैठा हुआ है और वो सारावनम के पैर दबा रही है। यहाँ से दूसरी तरफ हम सारावनम को देखते हैं, जो एक पहाड़ में बनी गुफा के अंदर मौजूद है। वो वहाँ आईने में अपनी शक्ल देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है। उसके पास किसी तरह का बॉक्स भी है, तो वो उस बॉक्स को लेकर जंगल में आ जाता है, जहाँ लाकर बॉक्स खुलने पर दोस्तों हम उसके अंदर से एक गुड़िया को देख पाते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी पौधे की जड़ से बनी हुई है। तो सारावनम यहाँ पर किसी तरह का कोई रिचुअल करता है, और उसके बाद जैसे चांद की रोशनी उस गुड़िया पर पड़ती है ना, सारावनम अपने हाथ पर कट लगाकर खुद का काफी सारा खून उस गुड़िया पर गिरा देता है, जिससे गुड़िया के अंदर से एक बीज बाहर निकल कर आता है। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, वो हमें अभी पता चल जाएगा। इसके बाद हमें फिर से थिरायान के बारे में बताया जाता है। याद है दोस्तों थिरायान, जो शुरुआत में दिखाया गया था? तो स्वामी के कहने पर थिरायान ने क्या मांगा, बताता हूँ आपको। थिरायान ने अपनी ये इच्छा मांगी कि मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूँ, मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो स्वामी ने उससे वादा कर लिया था, और वो उसकी इच्छा पूरी भी कर देते हैं। तो उसको वो गुड़िया देते हुए कहते हैं, एक काम करना, इस गुड़िया को अपने पास रखना, पूरे चांद वाली रात को इस पर अपना खून गिराना, इससे तुम्हें गुड़िया के अंदर से एक बीज मिलेगा। वो बीज एक जवान लड़की को खिला देना। ये बीज खाने के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही उस बच्चे को माँ के पेट में ही मार डालना, और उसका खून निकालकर पूरे चांद की रात को गुड़िया के ऊपर गिरा देना। जैसे ये काम हो जाएगा, वो लड़की जिसके अंदर तुमने बीज डाला था, उस लड़की की सारी जवानी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और वो लड़की अपनी जवानी खोकर बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि जिसकी तुम जवानी लोगे, लेने के बाद तुम्हें उस लड़की को मारना नहीं है। वो लड़की बूढ़ी ही रहेगी, लेकिन जिंदा रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सारा काम बर्बाद हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर तुम लड़की को बीच से प्रेग्नेंट करने के बाद पूरी चांद वाली रात को बच्चे का खून नहीं ला पाए, तो वो लड़की जिस बच्चे को जन्म देगी ना, वो एक शैतान होगा, जो तुम्हारी मौत का कारण बनकर ही दुनिया में आएगा। और तब ना तो तुम उस लड़की को मार पाओगे, और ना ही उस शैतान बच्चे को खत्म कर पाओगे। इसलिए कुछ भी करना, लेकिन उस प्रेग्नेंट लड़की के बच्चे को पैदा होने से पहले मार देना। ये सारी बातें सुनने के बाद थिरायान मान जाता है। यानी कि दोस्तों सारावनम भी यही काम करना चाहता है, ताकि वो हमेशा जवान रहे। लेकिन वो किस लड़की को अपना शिकार बनाने वाला है, वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ प्रेग्नेंट होने के बाद से नीला की तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने से वो न सिर्फ बीमार होती है, बल्कि उसकी एज भी कम होती जाती है। धीरे धीरे उसके बाल भी सफेद होने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, कैसे तो मैं प्रेग्नेंट हुई और क्यों मैं बुढ़िया होती जा रही हूँ। इधर सारावनम उसी बुढ़िया के पास आता है जिसको चेन से बांध के रखा हुआ था। असल में उस बुढ़िया को बंदी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि सारावनम ही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आज से कई साल पहले जब ये बुढ़िया जवान थी, तब सारावनम ने उसके साथ प्यार का नाटक किया और उसके अंदर वो बीज डाल दिया था। तब ये काम वो पहली बार कर रहा था, इसलिए उससे गलती हो गई। वो उस बुढ़िया को प्रेग्नेंट करने के बाद बिना जन्मे बच्चे को मारकर उसका खून नहीं निकाल पाया। इससे उसका ये प्रोसेस फेल हो गया, और अब ये बुढ़िया प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो भी ऐसे शैतान से जो बाहर आने के बाद सारावनम की जान ले लेगा। इसी वजह से सारावनम ने बुढ़िया को चेन से बांध कर रखा हुआ है और उसे किसी तरह की दवा खिला रहा है, ताकि बच्चा कभी पेट से बाहर ही ना आ पाए। वो चाहकर भी बुढ़िया को मार नहीं सकता,
क्योंकि स्वामी ने कहा था जिस लड़की की तुम जवानी लेना चाहते हो उसकी जान नहीं जानी चाहिए। इसी वजह से वो बुढ़िया को झेल रहा है बस। इतने सालों के अंदर सारावनम ने और भी कुछ लड़कियों पर ये रिचुअल ट्राई किया, जिसमें वो सफल भी रहा और कई लड़कियों को फंसाकर वो उनकी जवानी भी छीन चुका है। लेकिन अब उसकी जवानी खत्म हो रही है, इसीलिए जल्द से जल्द सारावनम को एक लड़की की जरूरत है। और गैस करो दोस्तों, उसने किस लड़की को जवानी छीनने के लिए चुना होगा? बिल्कुल सही, उसने नीला को ही चुना है। वो नीला जो उसे खुद से ज्यादा प्यार करती है। उस बेचारी को क्या पता कि जिससे वो प्यार करती है वो इंसान नहीं, राक्षस है जो उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। ये बुढ़िया सारावनम से कहती है कि मेरा दिल कहता है कि तेरा अंत नजदीक है, तो बहुत जल्दी मरेगा। सारावनम कहता है कि जो गलती तेरे साथ हो गई वो गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं नीला की भी जवानी छीन कर हमेशा हमेशा ऐसे ही जवान रहूंगा। अब हमें हर वो इंसान के बारे में बताया जाता है जिससे नीला मिली है, जैसे साक्षी का बेटा जिसने नीला को नौकरी पे रखा, वो मोबाइल रिपेयर करने वाला, आप यकीन नहीं करोगे लेकिन वो सारे इंसान सिर्फ सारावनम के ही हैं। आपको याद होगा सारावनम ने नीला से कहा था मजिशियन लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करके उनको मजबूर कर देता है वो देखने को जो मजिशियन दिखाना चाहता है। तो सारावनम ने ऐसे नीला का दिमाग मैनिपुलेट किया कि वो पहचान ही नहीं पा रही है कि साक्षी ही सारावनम है जो एनी टाइम उसके साथ रहता है, ताकि सही मौका आने पर वो नीला के बिना जन्मे बच्चे का खून निकाल पाए। तभी वो मोबाइल रिपेयर करने वाला इतनी जल्दी आ गया क्योंकि वो सारावनम ही तो था जो भेस बदल कर आया था। मानना पड़ेगा दोस्तों, स्टोरी कहां से कहां चली गई किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मोड़ ऐसा लेगी स्टोरी। अब रात को जब नीला सो रही होती है तब सारावनम उसे किसी तरह की जड़ी बूटी खिलाता है जिससे करीब 18 घंटों तक नीला को होश ही नहीं आएगा। नीला जैसे ही बेहोश होती है सारावनम बड़ी बेरहमी से उसके पेट के अंदर से बच्चे को मार कर उसका खून निकाल लेता है ताकि वो खून गुड़िया को देकर नीला की जवानी छीन पाए। कुछ देर के बाद नीला जब होश में आती है तो वो अपने आप को पूरी तरह से खून में सना हुआ पाती है। वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती, काफी ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो गया। वो साक्षी को आवाज भी लगाकर ढूंढती है, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो उस घर में पहुंच जाती है जिसमें सारावनम ने बुढ़िया को चेन से बांध के रखा हुआ है। वो बुढ़िया नीला की हालत देखकर समझ जाती है कि सारावनम ने इसको अपना अगला शिकार बनाया, तो वो उसको फिर सारी बातें बताती है कि सारावनम ने मेरे साथ क्या क्या किया। पहले तो ये बातें सुनकर नीला को यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब वो घर पर आती है जहाँ साक्षी मौजूद थी तो वो उसे इस बार बड़े ध्यान से देखती है। तब जाकर उसे समझ आता है कि वो बुढ़िया सच कह रही थी, ये साक्षी नहीं बल्कि सारावनम ही है। वो उससे कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, तुम्हारे लिए तो मैं ये नौकरी कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सारावनम। एंड उसको देखो, वो भी कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे देखो बहुत ही जल्दी तुम्हारी जवानी लेनी होगी, क्योंकि असलियत में मैं कितना बूढ़ा हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। और तभी बातें करते करते पिछली जिस लड़की की जवानी सारावनम ने ली थी उसका असर कम हो जाता है, और असर खत्म होते ही वो इतना बूढ़ा हो जाता है जिसको देखकर तो नीला घबरा जाती है। तब वो कहता है कि देख लिया मेरी सच्चाई, मुझे सिर्फ मेरी जवानी से प्यार है, इससे ज्यादा मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इतना कहने के बाद वो गुड़िया को लेकर पूरे चांद के नीचे बैठ जाता है, और नीला के बिना जन्मे बच्चे का खून जैसे ही गुड़िया पर पड़ता है गुड़िया के अंदर से एक फूल बाहर निकल कर आता है, जिसे खाने के बाद वो तुरंत आईने में देखने चला जाता है कि वो फिर से जवान हुआ या फिर नहीं। और सच में वो पहले जैसा जवान हो जाता है। ये तो जवान हो चुका है, लेकिन अब बेचारी नीला एकदम बूढ़ी हो जाती है। साथ ही वो चेन से बंधी बुढ़िया आजाद हो जाती है, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद नीला ने उसको आजाद कर दिया था। इधर सारावनम जब अपने पास उस गुड़िया को ढूंढता है तो वो उसके पास नहीं होती, जिससे वो घबरा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो गुड़िया कहाँ चली गई। लेकिन दोस्तों वो गुड़िया होती है नीला के पास, जिसने सारावनम के आईने देखने के जाने के बाद उस गुड़िया को चुरा लिया था। इसके बाद नीला उस गुड़िया को आग में जलाकर भस्म कर देती है, क्योंकि स्वामी के कहे अनुसार अगर ये गुड़िया बर्बाद हुई तो जिसने भी इसकी मदद से जवानी हासिल की है वो मर जाएगा। जैसे जैसे गुड़िया चल रही होती है सारावनम भी बूढ़ा होते होते मरने की कगार पर पहुंच जाता है। नीला ने अपनी जवानी तो हार ली थी, लेकिन सारावनम को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, वरना पता नहीं उसके बाद वो किस दूसरी मासूम लड़की को अपना शिकार बनाए। इसके बाद नीला बूढ़ी बनकर उस घर से चली जाती है, पर उसके जाते ही हम सारावनम को देखते हैं जो अभी तक जिंदा है, क्योंकि किस्मत से वो गुड़िया पूरी तरह से जली नहीं थी। यानी कि अब फिर से टाइम पूरा होने के बाद वो किसी दूसरी लड़की को अपना शिकार बनाएगा। इसी डरावनी एंडिंग के साथ होती है दोस्तों ये मूवी खत्म, है ना? बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था ना इसका। आपके क्या ख्याल है कमेंट्स में बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।